मैं हरमनप्रीत सिंह BPAS 186 का ट्यूटर 2299 इग्नू निर्माण सेंटर सुनाम में आपका स्वागत करता हूं। हमारा कोर्स है स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट। इस कोर्स में मेनली 2 वर्ड्स कवर किए हैं, स्ट्रेस एंड टाइम। दोनों वर्ड्स रिलेटेड वर्ड्स हैं, रिलेटेड इश्यूज हैं। अगर हम टाइम को सही ढंग से मैनेज कर लें तो हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। हर एक की लाइफ में किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस है जो होता है, उसको कम किया जा सकता है टाइम मैनेज करके, सही ढंग से टाइम मैनेज करके। सो दिस कोर्स फोकसेस ऑन द वेरियस स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस टू अचीव हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन लाइफ। आज का हमारा कोर्स स्ट्रेस एंड टाइम मैनेजमेंट मेनली 3 व्लॉग्स एंड 10 चैप्टर्स में डिवाइड है। आज हम बेसिकली स्ट्रेस अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे। स्ट्रेस हर एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में कहीं ना कहीं पैदा होता है। हमारे लिए जरूरी है स्ट्रेस को खत्म करना और टाइम को सही मैनेज करना। स्ट्रेस को समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। एक फैमिली है जिसमें 3 सिस्टर्स एंड एक मदर है उनकी। उनकी मदर बीमार रहती है और कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो जो एल्डर सिस्टर है, फैमिली का सारा वजन उस पर पड़ जाता है। अपनी दोनों छोटी सिस्टर्स का पालन पोषण करना, उनकी देखभाल करना। सो वो पढ़ना चाहती थी पर अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाती, जिस कारण वो स्ट्रेस में चली जाती है। सेकंड एग्जांपल है, कोई भी एम्प्लॉय जब वो अपनी लायबिलिटीज एंड ड्यूटीज कंप्लीट करता है अपनी जॉब में, पर किसी भी तरह की एप्रिसिएशन उसके बॉस द्वारा उसको नहीं मिलती, तो भी वो स्ट्रेस में चला जाता है। भी मुझे किसी भी तरह की एप्रिसिएशन नहीं मिल रही, जिस कारण वो स्ट्रेस में चला जाता है। नेक्स्ट बात आती है स्ट्रेस नेचर एंड कंसेप्ट। स्ट्रेस हैज बीन derived from Stringer word. This is Latin word जिसका मतलब है टू ड्रॉ टाइट। ਜਦੋਂ कोई भी इंसान फिजिकली ते मैंटली टाइट फील करता है, फिजिकली ते मैंटली टायर्ड फील करता है, साइकोलॉजी ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹ ਟਾਇਰਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। इसमें कुछ कुछ डेफिनेशंस। फर्स्टली आती है हंस की, डिस्क्राइब स्ट्रेस एज ए रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू सर्टन डिमांड दैट इज मेड ऑन इट, एंड ही further stated that this response was non-specific. इनका मतलब है जब बॉडी सर्टन डिमांड्स के लिए सर्टन डिमांड्स करती है, उसकी कोई डिमांड नहीं पूरी होती, तो वो स्ट्रेस में इंसान वो स्ट्रेस में चला जाता है। जब किसी इंसान की बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ, ਇਨਵਾਇਰमेंटल, सोशल एंड लाइफ इवेंट्स। ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਲ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, the body's reaction to a change that requires a physical, mental, or emotional adjustment or response. So जहाँ पे थिंकर्स ने बात की है फिजिकल, मैंटल, इमोशनल एडजस्टमेंट ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। Next, we will discuss approaches to stress. First approach is medical approach. So medical approach describes the stress as in medically. Medically means हमारा नर्वस सिस्टम को कोई अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें स्ट्रेस हो जाता है। इंडिविजुअली किसी भी पर्सन को किसी सिचुएशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ स्ट्रेसफुल फील करता है। नेक्स्ट अप्रोच इज cognitive approach. So stress is a result of interaction between the individual and the environment. It means ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਪਰਸਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਪਰੋਚ। person environment approach, how stress is created as a result of confusing and conflicting expectations from an individual when is in a social role. ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸਾਈਕੋ ਅਪਰੋਚ। Psycho approach is ego ideal, self-image interact with each other and lead to stress. It means outcome of the gap between the ego ideal and self-image. It means हम जहाँ पर जो कह सकते हैं भी साइकोलॉजिकली भी हमें स्ट्रेस हो सकता है इस अप्रोच के अकॉर्डिंग। Next, we discuss types of stress. First is जो stress, it is a good stress. For example, किसी की मैरिज नहीं होती, जहाँ किसी को कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती, वो अच्छी जॉब की डिमांड कर रहा है, जहाँ जॉब की भाल में है, जॉब की इच्छा है पर उसे जॉब नहीं मिलती, कोई व्यक्ति अपनी वेडिंग चाहता है पर उसकी वेडिंग नहीं होती, तो भी उनको स्ट्रेस जो होता है उसे बोलते हैं गुड स्ट्रेस और यू स्ट्रेस। नेक्स्ट इज न्यू स्ट्रेस। When stress is neither helpful nor harmful, it can be described as new stress. Next is de-stress. This is the third category as stress that most people commonly relate stress with. Distress occurs when the experience by the individual is very high or very low. So जहाँ पे
3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस हमें मिलती हैं, यूज स्ट्रेस, न्यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। नेक्स्ट स्टेप इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस। मेनली जहां पर एक कित्तामुखी स्ट्रेस की बात की हुई है, हम जब किसी जॉब पर होते हैं तो जॉब पर बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें हमें स्ट्रेस फील होता है, जिसमें हम बात कर सकते हैं। फर्स्ट है वर्कलोड। जब जॉब पर हमें बहुत ज़्यादा कोई वर्कलोड हो, बहुत ज़्यादा काम हो, तो भी हम स्ट्रेस फील करते हैं। सेकंड इज जॉब कंडीशंस। कई बार जॉब की जो कंडीशंस हैं वो बहुत हार्ड होती हैं, तो भी हमें स्ट्रेस फील होता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। सो अगर मैनेजमेंट हमारे अकॉर्डिंग, हमारी इच्छाओं के अकॉर्डिंग सही ना हो, मैनेजमेंट हमें स्ट्रेस देती हो, हमसे वो काम नहीं होता और हम ऊपर काम फोकस किया जाता है, कंडीशनल काम लगाया जाता है, तो इस कारण भी स्ट्रेस है जो हमें स्ट्रेस से हम गुजरते हैं। नेक्स्ट इज फियर ऑफ फ्यूचर। हर एक इंसान को अपने फ्यूचर को लेके बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। अगर वो इच्छाएं पूरी नहीं होती, किसी को जॉब की इच्छा है, किसी को मैरिज की इच्छा है, किसी को बिजनेस की इच्छा है, बिजनेस में सक्सेस होने की इच्छा है, किसी कोई कोई इंडस्ट्री की इच्छा है, किसी को किसी डांसिंग वगैरह में जाने की इच्छा है। सो जब भी फ्यूचर की इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती तो भी हम स्ट्रेस फील करते हैं। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हर एक इंसान की लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सो अगर कई बार वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं होती तो भी वो इंसान को स्ट्रेस देती है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, जहाँ कोई सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं होती तो भी हमें स्ट्रेस फील होता है। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट इट मीन्स एक दूसरे की विचारधारा में फर्क आ जाना। सो कन्फ्लिक्ट हैं जो हमारे लाइफ में बहुत जगहों पर देखने को मिलते हैं। हमें जॉब पर, जॉब कंडीशंस में, जहाँ जॉब वाली जगह पे भी कुछ कन्फ्लिक्ट्स फेस करने पड़ते हैं। कई बार हमारी अपने बॉस से नहीं बनती, कई बार एक बॉस की जूनियर एम्प्लॉयज से नहीं बनती, तो उनके विचकार जो कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं वो भी उनको सबको स्ट्रेस देते हैं। जहाँ कन्फ्लिक्ट फैमिली लाइफ में भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ के, पेरेंट्स और बच्चों के कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। सो जब भी लाइफ में कन्फ्लिक्ट आता है तो भी उससे स्ट्रेस फील होता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। सो कई बार इन्वायरमेंट भी हमें स्ट्रेस फील कराता है। इन्वायरमेंट इस तरह का हमें मिल जाता है जिसमें स्ट्रेस फील होता है। नेक्स्ट है इमोशनल लेबर। सो कहीं भी हमारे से लेबर कराई जाती है तो भी हमें स्ट्रेस फील होता है। नेक्स्ट है लाइफ इवेंट्स। बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हैं जिनमें हमें स्ट्रेस फील होता है। जहाँ लाइफ इवेंट्स में फिजिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल हमें वर्क की जगह पर
कोई सहूलतें नहीं मिलती, कोई इंसेंटिव्स नहीं मिलते, जहाँ हमें कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलती, तो भी हमें स्ट्रेस फील होता है। नेक्स्ट पार्ट इज सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, फर्स्टली हम बात करते हैं जहां पर बिहेवियरल सिस्टम सिम्टम्स की। सो स्ट्रेस के लक्षण क्या होते हैं? स्ट्रेस, हमें कैसे पता चलता है कि इस इंसान को स्ट्रेस है, मुझे स्ट्रेस है? तो स्ट्रेस के साथ अ, बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देने लगती हैं, जिसमें हम पहले बात करते हैं बिहेवियरल सिस्टम के। एक इंसान जिसको स्ट्रेस है, उसमें बहुत सारे लक्षण हैं जो दिखाई देने लगेंगे। पुअर टाइम मैनेजमेंट होगी उसकी, ईटिंग फास्टर हो जाएगी, फास्ट और स्लो हो सकती है, टॉकिंग और वॉकिंग फास्टर हो सकती है, डिटोरिएशन इन परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस हो सकता है, स्लीपिंग सिस्टम उसका बिगड़ सकता है, उसकी टाइम मैनेजमेंट पुअर हो सकती है। सो इस तरह के बहुत सारे बिहेवियरल सिम्टम्स, जो बिहेवियरल लक्षण हैं, हमें देखने को मिलते हैं। इट मीन्स व्यक्ति के स्वभाव से ही हमें पता चलने लगता है कि इसे स्ट्रेस है। सेकंड इज मेंटल सिम्टम्स। मेंटल सिस्टम सिम्टम्स, worrying, lack of organization, thinking, forgetting, not able to focus, lack of judgment और poor judgment. So इस तरह के बहुत सारे मेंटल सिम्टम्स जो हमें स्ट्रेस के देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज इमोशनल सिम्टम्स। इमोशनल सिम्टम्स include displaying frustration, getting irritated, agitated. सो इस तरह के लक्षण हमें स्ट्रेस पर्सन को देखने को मिलते हैं। सो वो फ्रस्ट्रेशन फील करता है, इरिटेट होता है, एजिटेट करता है। नेक्स्ट इज फिजिकल सिम्टम्स। लो लेवल ऑफ एनर्जी, स्टमक अपसेट, हेडेक्स, माइग्रेन्स, पेन एंड एक्स, chest pain, rapid heartbeats, lack of sleep, dryness in mouth, tension, shortness of breath, dry mouth, nervousness, pain, cold sweat, abdominal cramps. सो इस तरह के हमें फिजिकल सिम्टम्स भी, फिजिकली लक्षण वो स्ट्रेस पर्सन को देखने को मिलते हैं। इट मीन्स हम जहाँ पे कह सकते हैं कि 4 टाइप के सिम्टम्स में हम सिम्टम्स को 4 टाइप में डिवाइड किया है: बिहेवियरल, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। मेनली 3 सोर्सेज हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट इज फ्रस्ट्रेशन, सेकंड इज conflict of motives, and third is pressure. फर्स्टली हम बात करते हैं फ्रस्ट्रेशन की। फ्रस्ट्रेशन हमारी इच्छाओं की पूर्ति ना होना इसका मेन कारण है, जिसके कारण हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। जहाँ सेकंड
कन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स, जो हमारे उद्देश्य हैं, जो हमारे मोटिव्स हैं, अगर उनकी पूर्ति नहीं होती तो भी हमें ये चीज स्ट्रेस देती है। एंड थर्ड इज प्रेशर। प्रेशर एक्सटर्नल और इंटरनल किसी भी तरह का हो सकता है। इंटरनल ਸਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੁਆਰਾ ਸੌਰੀ ਕੋਈ ਬੌਸ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਕੋਈ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਮੋਟਿਵਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਦਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੈਥ ਆਫ ਨੀਅਰ ਔਰ ਡੀਅਰ, ਜਾਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਔਰ change in conditions of living, retirement, marriage, losing one's job। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ है, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता है। सो इसे हमें रोकना है सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के द्वारा। सो टाइम मैनेजमेंट is a necessary part of this course। सो हर एक व्यक्ति के पास बहुत सारा टाइम होता है, पर उसके लिए जरूरी है टाइम को सही ढंग से मैनेज करना। हर एक स्टूडेंट हो, वर्कर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, पॉलिटिकल लीडर हो, या कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए टाइम को सही ढंग से मैनेज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कोई भी फील्ड का व्यक्ति अपने टाइम को सही ढंग से मैनेज कर लेता है तो उसका स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाता है। सो टाइम मैनेज के लिए कुछ बेस्ट पॉसिबिलिटीज, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ टाइम हमें रखना है। सो टाइम को मैनेज करना जहाँ पे बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट मीन्स द efficient use of our resources including time in such a way that we are effective in achieving important personal goals। so ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਗੋਲਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੋਲਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੇ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पूरा कर सकते हैं। सो इसीलिए हमें टाइम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल
हर एक इंसान, एक नॉर्मल इंसान सुबह उठने के बाद उसकी एक्टिविटीज निर्धारित होती हैं। एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पे फोकस करता है, क्लासेस क्लासेस लगाता है, कॉलेज जाता है, क्लासेस लगाता है और टीचर से कम्युनिकेट करता है, अपने फ्रेंड सर्कल से भी कुछ ना कुछ सीखता है। सो इसी तरह एक प्रोफेशनल व्यक्ति अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके प्रोफेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको पूरा करने के लिए अपने टाइम को मैनेज करता है। सो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए। हर एक व्यक्ति के टाइम का एक शेड्यूल होना चाहिए। शेड्यूल डिसिप्लिन्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिशिएंट अगर होगा, तो स्ट्रेस उसके उस इंसान के बिल्कुल भी नज़दीक नहीं आएगा। सो इसमें हम अगर बात करें, कुछ अ, कुछ चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति को अडॉप्ट करनी चाहिए। फर्स्टली, असाइन स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स। सो एक टाइम के स्लॉट्स बना लेने चाहिए, एक्टिविटीज डिसाइड कर लेनी चाहिए, कब क्या करना है, कब क्या करना है। सो अगर एक टाइम स्लॉट्स बने होंगे, अगर एक फॉर एग्जांपल हम बात करें एक स्टूडेंट की, एक स्टूडेंट को जब एग्जाम की प्रेपरेशन करनी है, तो वो अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लेता है, अपने सब्जेक्ट्स को टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेता है। भी मैंने पहले ये सब्जेक्ट करना है, सेकंड ये सब्जेक्ट करना है, थर्ड ये सब्जेक्ट करना है, कितना कितना टाइम किस किस सब्जेक्ट को देना है। वो अपने टाइम को, फॉर एग्जांपल उसके पास एग्जाम में एक मंथ रहता है, तो एक मंथ के लिए वो अपने सारे सिलेबस को डिवाइड करके उसको रेगुलरली स्टडी करता है और वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेता है। सेकंड, डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू टीम मेंबर्स। सो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करके भी अपनी टीम के मेंबर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करके भी हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है, प्रॉपरली यूटिलाइज द टाइम थ्रू स्मार्ट स्ट्रेटजी। सो हम जहां पे बात करते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी, स्मार्ट वर्ड में ही 5 वर्ड्स छुपे हुए हैं। हर एक शब्द से जहां एस से बनता है सिंपल, एम से बनता है मॉरल, ए से अकाउंटेबल, आर से रिस्पॉन्सिव एंड टी से ट्रांसपेरेंट। सो हमारी लाइफ में इन 5 चीजों की बहुत अहमियत है। अपने शेड्यूल को सिंपल रखें, मॉरल वैल्यूज को लेके चलें, अपने आप को अकाउंटेबल रखें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, अपने आप को रिस्पॉन्सिव रखें, ट्रांसपेरेंसी हो अपने आप में, हर एक चीज है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सो अगर हम इस स्मार्ट वर्ड से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन 5 अलग अलग पार्ट्स को हम अगर लेके चलते हैं, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट, तो हम सही ढंग से अपनी जो टाइम मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है टाइम मैनेजमेंट इन कॉर्पोरेट्स। सो मैनेजमेंट इन कॉर्पोरेट्स में हम बात करते हैं प्लानिंग फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। सो
टाइम को सही ढंग से मैनेज करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। हमें हर एक काम को करने के लिए प्लानिंग करनी होती है। कोई भी काम हमें शुरू करना हो, उससे पहले ही हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। कोई भी काम शुरू करने से पहले हम प्लानिंग करते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं कि हम इस काम को ऐसे पूरा करेंगे, ऐसे पूरा करेंगे। अगर एक स्टूडेंट की बात करें, जब वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है, तो उसके माइंड में बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं कि वो स्टडी किस तरह कंप्लीट करेगा और पेपर किस तरह अटेम्प्ट करेगा। पेपर में वो लॉन्ग क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करेगा, जहाँ शॉर्ट क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करेगा, पहले डेफिनेशन देगा, पहले मीनिंग देगा, फिर हर एक चीज़ का सिग्निफिकेंस वगैरह डिस्क्राइब करेगा। हर एक काम के लिए एक स्टूडेंट से हटके भी अगर हम बात करें, तो प्लानिंग हर एक काम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए हमें सबसे पहले जगह की ज़रूरत है। हम प्लानिंग करते हैं भी जगह कहाँ परचेज़ करें। जगह परचेज़ करने के बाद, जगह खरीदने के बाद जगह अरेंज करने के बाद हम आर्किटेक्ट के पास जाते हैं। आर्किटेक्ट से हम एक नक्शा तैयार करवाते हैं। जिसके अकॉर्डिंग हमें मकान बनाना है। सो आर्किटेक्ट के अकॉर्डिंग एक नक्शा बन जाता है, फिर उसके बाद हम सामान अरेंज करते हैं, रॉ मटेरियल अरेंज करते हैं, जिससे हमने घर बनाना है, मिस्त्री वगैरह को अरेंज करते हैं। हर एक काम की टाइम टू टाइम एक प्लानिंग चलती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा जो मकान है, वो बनता है और कंप्लीट होता है। जहाँ पर हम बात कर रहे थे प्लानिंग की। टाइम को मैनेज करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक काम की प्लानिंग, काम को शुरू करने से पहले ही हम उसकी प्लानिंग करते हैं कि इस काम को किस तरह से हम नेपरे चाढ़ेंगे, किस तरह से हम इस काम को पूरा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रायोरिटी टास्क्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इम्पोर्टेंस। हम इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग अपने टास्क को प्रायोरिटी देते हैं। हम अपने टास्क को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जो पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको हम फर्स्ट कैटेगरी में रखते हैं। जो उससे कम इम्पोर्टेंट है, उसे हम सेकंड कैटेगरी में रखते हैं। जो उससे कम इम्पोर्टेंट है, उसे हम थर्ड कैटेगरी में रखते हैं। इस तरह हम अपने स्टेप्स बना लेते हैं। स्टेप्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्रायोरिटी वाइज स्टेप्स बना लेते हैं। उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही हम अपना टास्क है जो पूरा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डेलीगेशन। डेलीगेशन मीन्स हम जब कोई चीज किसी को आगे सौंप देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लें, जब हम अपनी पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों को किसी व्यक्ति को आगे सौंप देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर, किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ ड्यूटीज अपने वर्कर्स को डिवाइड कर देता है। हर एक वर्कर्स की अलग अलग ड्यूटी लगा देता है। वे अगर तुमने ये काम ऐसे ऐसे करना है। सो जे पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों रिलेटेड थिंग्स हैं, दोनों रिलेटेड चलती हैं। अगर हम किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करेंगे, उसके साथ साथ उसे कुछ पावर भी देनी जरूरी है। पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम डेलीगेट करते हैं अपने टीम मेंबर्स को टाइम मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट इज सेटिंग गोल्स टू अचीव सक्सेस।
सो सक्सेस प्राप्त करने के लिए हम गोल्स निर्धारित करते हैं हम अपने गोल्स बनाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस उसके गोल्स ऊपर निर्भर करती है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का टीम लीडर है जो वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को आइडेंटिफाई करता है एंड आइडेंटिफाई करने के बाद उन गोल्स को डिस्क्लोज करता है, डिस्क्राइब करता है, टीम मेंबर्स के साथ डिस्क्राइब करता है, टीम मेंबर्स को उन टारगेट्स में इन्वॉल्व करता है, डिसीजन मेकिंग में टीम मेंबर्स की पार्टिसिपेशन बनाता है। सो गोल सेट करने के बाद एक जो ऑर्गेनाइजेशन का टीम लीडर है, ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है, गोल सेट करते हुए अपनी सक्सेस की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेटिंग डेडलाइन टू अचीव द टारगेट्स। सो जो टारगेट्स निर्धारित किए हैं उसको अचीव करने के लिए भी डेडलाइंस निर्धारित की जाती है। एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड द्वारा कुछ डेडलाइंस निर्धारित की जाती हैं। एक स्टिपुलेटेड टाइम निर्धारित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ काम हैं, हर एक काम को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके हर एक का एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में हर एक काम को लाया जाता है। स्टिपुलेटेड टाइम के अकॉर्डिंग ही कंडीशनल वर्क एक डेडलाइंस टाइम और डेट्स के अकॉर्डिंग वर्क किया जाता है। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग टू ensure completion of tasks in allocated time। सो निर्धारित टाइम के अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए टीम लीडर अपनी टीम को मॉनिटर करता है, अपनी टीम की देखरेख करता है। अगर किसी टीम वर्कर को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है टीम लीडर, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसको गाइड करता है, उसको असिस्ट करता है। टाइम टू टाइम अपने वर्कर्स के साथ कम्युनिकेट करता है। कोई कॉल्स या चेक मेल्स वगैरह या किसी भी तरह फॉर्मली और इनफॉर्मली कम्युनिकेट करता है और टाइम टू टाइम मॉनिटर करता है वर्क को, टास्क को कंप्लीट कराने के लिए। सो इसके बाद आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। सो टाइम मैनेजमेंट का महत्व, टाइम मैनेजमेंट के बहुत सारे सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति सही ढंग से अपने टाइम को मैनेज कर ले, चाहे वो इंडिविजुअल एम्प्लॉय हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन का हेड हो, सो वो अपनी लाइफ में, अपने करियर में सक्सेस, सही ढंग से सक्सेस प्राप्त कर सकता है। सो यूटिलाइज अपॉर्चुनिटीज, प्रोफेशनल रेपुटेशंस, रिड्यूस स्ट्रेस लेवल। सो इस तरह के जो फैक्ट्स हैं हमें देखने को मिलते हैं। टाइम मैनेजमेंट के इस तरह के फायदे हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। सो फर्स्टली तो टाइम मैनेज करने से एक वर्क की एक डेडलाइन निर्धारित की जाती है। डेडलाइन के अकॉर्डिंग वर्क है जो कंप्लीट हो सकता है। डे टू डे लिस्ट, डे टू डे इम्पोर्टेंट टास्क्स, टू डू लिस्ट्स, इस तरह की चीजें जो देखने को हमें मिलती हैं, जिसका बहुत ज्यादा फायदा जो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज अपडेटेड। सो जो व्यक्ति टाइम को सही ढंग से मैनेज करेगा
वो हमेशा अपडेट रहता है डेली शेड्यूल में, डेली शेड्यूल को अपने चेक करता है, ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट्स को, सोशल नेटवर्किंग साइट्स को, अपने फैमिली और फ्रेंड्स से कॉल करता है, अपने फैमिली और फ्रेंड्स से कम्युनिकेट करता है। सो अपने आप को वो पूरी तरह से अपडेट रखता है। नेक्स्ट इज प्लान्स। सो जहाँ पे एक ये भी महत्व है टाइम मैनेजमेंट का। सो इसके टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली प्रॉपर वर्क है जो प्लान्ड होता है, कैरियर इफेक्टिवली होता है। नेक्स्ट इज हैबिट ऑफ डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन की एक हैबिट बन जाती है एक वर्कर की, एक इंडिविजुअल की। एक डिसिप्लिन में वो बन जाता है, एक व्यक्ति डिसिप्लिन्ड हो जाता है, एंड डिसिप्लिन्ड हो जाता है एंड पंक्चुअल हो जाता है। नेक्स्ट इज build confidence and boosts an individual moral. सो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है टाइम मैनेजमेंट से हर एक व्यक्ति की लाइफ में। नेक्स्ट इज इनकरेज टू प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट टास्क्स। सो एक व्यक्ति को इनकरेजमेंट मिलती है अपने इंपॉर्टेंट टास्क के लिए टाइम मैनेजमेंट से। नेक्स्ट इज develops organizational skills. सो टाइम मैनेजमेंट से ऑर्गेनाइजेशन मोर ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी बढ़ती है। जहाँ इंडिविजुअल की भी बात करें, उनकी भी प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इससे बढ़ती है। नेक्स्ट इज इम्प्रूव स्किल्स। सो टाइम मैनेजमेंट से एक व्यक्ति के स्किल्स इंप्रूव होते हैं, वो अपने सॉल्यूशंस फाइंड करता है, वो अपने सॉल्यूशंस निकालता है। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़े तो वो उसे सही ढंग तरीके से फेस कर लेता है, उसे सही ढंग तरीके से निबेड़ लेता है। नेक्स्ट इज रियलाइज। सो गोल्स को सही ढंग से टाइम मैनेजमेंट से रियलाइज किया जाता है और उन्हें गोल्स को कंप्लीशन की ओर बढ़ा जाता है। नेक्स्ट इज टेक्निक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टेक्निक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, फर्स्ट इज स्मार्ट गोल्स, इफेक्टिव प्लानिंग, अचीवेबल टारगेट्स, प्रायोरिटाइजेशन, टू डू लिस्ट, अचीव एक्सीलेंस, do it to a finish, efficient self-management, motivational and positive work culture, well-organized system, delegation, management of subordinates, time auditing. So इन टेक्निक्स के हेल्प से हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं। सो ये टेक्निक्स हमें हेल्पफुल होती हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट हम जहाँ पे बात करते हैं वेस्टिंग टाइम। सो हर एक व्यक्ति को टाइम वेस्टिंग से दूर जाना चाहिए।
हर एक व्यक्ति को अपना टाइम मैनेज करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। सो जहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम। टाइम वेस्ट कई तरह का होता है। जैसे एक डांसर के लिए डांस प्रैक्टिस करना टाइम की सही यूटिलाइजेशन है। पर अगर एक साइंटिस्ट डांस करता है तो उसके लिए वो टाइम वेस्टिंग है। सो हर एक व्यक्ति को अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, अपने कित्ते के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। अपने कित्ते के अकॉर्डिंग उसकी हॉबीज होनी चाहिए। अपने कित्ते के अकॉर्डिंग उसकी ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। सो इन ढंग तरीकों से ही वो अपने टाइम को मैनेज कर पाता है। नेक्स्ट थिंग इज skills of time management. Some type of skills. First is always stay organized. हमेशा सानू ऑर्गेनाइज्ड रहना चाहिए। सेकंड इज सेटिंग स्मार्ट गोल्स। सो अपनी लाइफ दे स्मार्ट गोल्स जेड़े होने चाहिए ने। स्मार्ट गोल्स हर एक व्यक्ति द्वारा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित किए होने चाहिए ने। प्रायोरिटाइजिंग इंपॉर्टेंट टास्क्स। इंपॉर्टेंट टास्क ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਰਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਲੰਡਰ ਐਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਗੂਗਲ ਕੈਲੰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਮਾइंडर्स ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਔਰ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਸਕ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟੇਕਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਟ ਦ ਵਰਕਪਲੇਸ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਰਕਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਵਰਕਪਲੇਸ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਐਲੀਮੀਨੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟਰਸ ਐਟ ਦ ਵਰਕਪਲੇਸ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਰਕਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਰਕਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਆਪਣੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। Next is organizing digital files. So ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਨਿਊ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਸੋ ਨਵੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫॉर एग्जांपल ਕੰਪਿਊਟਰ, ਫੋਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਫੈਕਟਿਵ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ। ਸੋ
सही ढंग दे ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡੈਲੀਗੇਟਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਬਰਡਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਟਿੰਗ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਫॉर ਕੁਆਲਿਟੀ। ਸੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਡ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਡ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਣ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਚੁਅਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਕਚੁਅਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟਿੰਗ ਇਨ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ। ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਇੰਪਲੋਈ ਨੂੰ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਯੋਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਿਵਿਊਇੰਗ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ टाइम टू टाइम करना चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम मैनेजमेंट, रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैनेजर। सो टाइम मैनेजमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेटर का काफी महत्वपूर्ण रोल है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर टाइम की सही मैनेजमेंट नहीं करेगा तो वर्कर्स भी एफिशिएंट नहीं होंगे, वर्कर्स भी टाइम की मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। सो इसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर को, एक मैनेजर को या एक ऑर्गेनाइजेशन के हेड को टाइम को सही मैनेज करना है और अपने वर्कर्स को टाइम को मैनेज करने के लिए गाइडलाइंस देनी है। उनको सुपरवाइज करना है, उनको मॉनिटर करना है, उनकी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करना है, उन्हें गाइडलाइंस देनी है, उन्हें एडवाइजेस देनी है, एक रोल मॉडल की तरह वर्क करना है एक सुपरवाइजर को। सो एक सुपरवाइजर कुछ गाइडलाइंस देकर, कुछ पावर्स एंड अथॉरिटी को डेलीगेट कर पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट कर अपने वर्कर से सही काम ले सकता है, अपने वर्कर से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को प्राप्त करवा सकता है। इसके लिए जहां पर रूल एंड रेगुलेशंस का भी होना जरूरी है। एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये भी जरूरी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रूल एंड रेगुलेशन सही ढंग से निर्धारित करे, जिसके अकॉर्डिंग ही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्क कर सके। एंड सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज भी उन रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वर्क कर सके। एक एडमिनिस्ट्रेटर को जहां पर एक लिस्ट तैयार करनी चाहिए, टू डू लिस्ट तैयार हो उसके अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट टास्क निर्धारित हों, इम्पोर्टेंट टास्क के स्टेप्स निर्धारित हों, फर्स्ट
कौन सा टास्क करना है, सेकेंडली कौन सा टास्क करना है। सो हर एक चीज निर्धारित होनी चाहिए। सो जे एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा ही इन चीजों पर गौर की जानी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा ही जे वर्क किए होने चाहिए। नेक्स्ट इज चेक ऑन द एक्टिविटीज। सो एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेली के डेली एक्टिविटीज, एम्प्लॉयज की एक्टिविटीज को चेक करे, उनको इस तरह का इन्वायरमेंट दे, एक अच्छा इन्वायरमेंट दे जिसमें वो सही ढंग से वर्क कर सकें, उनको इस तरह की गाइडलाइंस दें जिनके अकॉर्डिंग वो सही ढंग से वर्क कर सकें। सो इस तरह एडमिनिस्ट्रेटर को बहुत सारे गाइडलाइंस देनी होती हैं। सो नेक्स्ट इज suggestions for employees at workplace। सो एम्प्लॉयर के साथ एम्प्लॉयज के लिए भी बहुत सारी सजेशंस हैं जिनके अकॉर्डिंग वर्क प्लेस पे एक एम्प्लॉय है जो टाइम को सही मैनेज कर सकता है। सो फर्स्टली एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयज एक टीम मेंबर्स होते हैं, टीम की तरह ही उन्हें काम करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। अगर किसी एक एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो दूसरा अगर हेल्प कर देगा तो उसे वो इजीली अपना वर्क है जो कर सकता है। सो वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को टाइम वैल्यू को अंडरस्टैंड करना चाहिए, टारगेट्स के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। जो गाइडलाइंस एक ऑर्गेनाइजेशन से मिली हैं, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटर से मिली हैं, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज करना चाहिए। एंड अपने आप को लॉयल रखते हुए डेडिकेशन से वर्क करना चाहिए। एम्प्लॉय हमेशा क्लियर होना चाहिए अपनी कैपेबिलिटीज को लेकर, अपनी प्रायोरिटीज को लेकर, अपनी कैपेबिलिटीज एंड प्रायोरिटीज को लेकर एम्प्लॉयज को वर्क करना चाहिए। हमेशा क्लियरली चलना चाहिए, क्लियरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपनी ट्रांसपेरेंसी बनाकर रखनी चाहिए। एंड एम्प्लॉयज को सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट फाइल्स को अरेंज करना, डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना, विजिटिंग कार्ड्स को अरेंज करना, इस तरह के वर्क सही ढंग से करने चाहिए। एक दूसरे से कोऑपरेट करना चाहिए। एंड वर्क प्लेस के ऊपर डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस कई तरह की हो सकती हैं आजकल। अगर हम देखें तो फोन कॉल्स, मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, सोशल मीडिया, जो हमें हमें हमारे वर्क से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उन चीजों का उपयोग कभी भी वर्क प्लेस पर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज ईटिंग। ईटिंग के लिए भी एक ब्रेक वगैरह जो हो उसको चूज करते हुए ब्रेक में ही ईटिंग करनी चाहिए। टाइम को सही यूटिलाइज करना चाहिए, प्रॉपरली प्लान करना चाहिए टाइम को। जो गाइडलाइंस हमें मिली हैं, जो गाइडलाइंस एम्प्लॉयज को मिली हैं, उन पे सही ढंग से वर्क करते हुए अपना जो ड्यूटीज हैं उनको पूरा करना चाहिए। सो इस तरह से इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अदा करते हुए एक एम्प्लॉय है जो अपने टाइम को सही ढंग से मैनेज कर सकता है। सो जहाँ पे हमें हमें देखा है कि एडमिनिस्ट्रेटर, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की ही टाइम मैनेजमेंट जरूरी है।
दोनों को ही टाइम को सही ढंग से मैनेज करके ही वो अपना वर्क सही ढंग से कर सकते हैं। सो ओवरऑल हम बात करें, सही ढंग से हम अपने टाइम को मैनेज करके अपने काम को भी सही ढंग से कर सकते हैं और स्ट्रेस से भी बच सकते हैं। सो स्ट्रेस से बचने का एक सही ढंग टाइम मैनेज करना ही है। सो इस तरह से हम टाइम मैनेज करके स्ट्रेस को स्ट्रेस से दूर जा सकते हैं। टाइम को सही ढंग से हमें मैनेज करना चाहिए। टाइम को सही ढंग से मैनेज करके हमें अपने वर्क एफिशिएंटली करने चाहिए। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक हम कल इसी टाइम करेंगे। थैंक यू।